नमस्कार छात्रों। आज हम पाठ 12 प्राकृतिक संसाधन के दूसरे भाग में सामाजिक वानिकी का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त वन्य जीवों के संरक्षण, उनकी आवश्यकता और उनके संरक्षण के क्या-क्या उपाय सरकार के द्वारा और पूरे विश्व में हो रहे हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने वन्य जीवों के वन संरक्षण के उपाय और वन संरक्षण की क्या आवश्यकता है और वन उन्मूलन के जो कारण थे उनके बारे में अध्ययन किया था। तो देखिए, आज का हमारा जो प्रथम टॉपिक है वो है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है कि वनों का संरक्षण करना है समाज के सहयोग के द्वारा, कि हम जो ग्रामीण जहाँ पर भी जो वन है उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब का संयोग करके वनों का संरक्षण करना, इसी को हम बोलते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है। सामाजिक वानिकी के अगर देखें तो 3 मुख्य घटक हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जो जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रही हूँ वो चीजें आपको नोट करनी है। देखिए, सामाजिक वानिकी के 3 घटक है। सबसे पहला है कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी वनों का जो उपयोग है वो कृषि के रूप में करना। दूसरा ये है कि वन विभाग द्वारा जो वन विभाग है उसके द्वारा जितने भी सार्वजनिक स्थल है, जैसे सड़क आ गई, इसके अलावा अस्पताल है, विद्यालय है, मंदिर है, उन सब जगहों पर वृक्षारोपण करना। और तीसरा इसके अंदर है ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना। यानी वन विभाग तो करता ही है, उसके साथ में जो ग्रामीण लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वे भी आगे आकर अपने सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण करें। यही मुख्य जो 3 घटक है वो इस सामाजिक वानिकी के। अगला जो भाग है इसके अंदर है वो है वन्य जीव संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवों से क्या अर्थ है? वैसे तो अगर हम इसका सामान्य अर्थ निकालें तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई जो जीव जंगल के अंदर रहते हैं वो सारे वन्य जीव कहलाते हैं। लेकिन प्रकृति के अंदर व्यापक रूप में अगर हम देखें तो प्रकृति में पाए जाने वाले सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे वो सब क्या कहलाते हैं? वन्य जीव कहलाते हैं। अब देखिए, हम देख रहे हैं वर्तमान के अंदर कि वन्य जीवों की जो संख्या है, जैसे वो गेंडे हैं, शेर है, गोंडावन है, इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। तो वन्य जीवों के अगर विलुप्त होने के मुख्य कारण देखें तो उसमें मानव का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप है। तो इनके कुछ कारणों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये कारण हम लोग पूछे जाते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। तो यहाँ पर देखें कि प्राकृतिक आवास किस कारण से नष्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर कई बार जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट है, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, सुनामी, जो समुद्र के अंदर जो तूफान आते हैं उनके कारण भी जितने भी वन्य जीव है, समुद्री जीव है, वन्य जीव है, ये सब क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वन्य जीवों में हम खाली ये नहीं कह रहे कि खाली वन के अंदर रहने वाले जीव है, समुद्र के अंदर जो जल के अंदर जो जलीय जीव हैं वे भी वन्य जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो जो सुनामी आती है, सुनामी का मतलब क्या है? समुद्र के अंदर तूफान आना। तो उसके कारण से भी वो जंतु जो होते हैं, जीव जंतु है, नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मानवीय मानवीय कारण क्या है? सबसे पहला आप देखिए, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ने के कारण लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार के साधन ज्यादा चाहिए, आवास, रहने के लिए स्थान चाहिए, और इसके लिए लोग लगातार जो है पेड़ पौधे, जो वन क्षेत्र है उन वन क्षेत्रों का लगातार कटाई हो रही है, कम हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, बृहद जो जल परियोजनाएं चल रही, जैसे भाखड़ा नंगल है, व्यास परियोजना है, और इस कारण से भी जो वन भूमि है आसपास की वो पानी में डूब जाती है। ठीक है। और जिससे वनों जीवों के आवास लगातार जो है खत्म हो रहे हैं। खनन कार्य जो किया जाता है जंगलों में, जो खनन कार्य हो रहा है, खनन कार्य मतलब जहाँ पर खाने हैं, कोई कोयले की खान है या किसी और खनिजों की जो खाने हैं, वहां पर जो खनन कार्य किया जाता है, तो उस खनन कार्य के कारण भी जहाँ पर करना है वहां पे पेड़ पौधों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। वातावरण प्रदूषण से उत्पन्न अम्लीय वर्षा, जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के कारण जो अम्लीय वर्षा हो रही है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि अम्लीय वर्षा क्या है।
कि जो वायु के अंदर वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है जो है, वो जब वर्षा जल से क्रिया करती है तो उससे क्या बनता है, अम्ल बनता है। और उस प्रकार की जो वो अम्ल जब पानी के साथ में मिलता है तो इस प्रकार की वर्षा को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। इससे जीव जंतु लगातार नष्ट हो रहे हैं। वनों का जो मृदा है उसका उपजाऊपन लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सब आखिर जाकर प्राकृतिक आवास को प्रभावित करती है। इसके अलावा समुद्री तेल से टैंकरों समुद्र के जो तेल है, वहां पर जो तेल टैंकर होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, तो ये अगर तेल टैंकर कभी लीक हो जाए, या कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा तूफान आ गया और जहाज है वो डूब गए पानी में, तो सारा का सारा पानी जो होता है वो इस तेल टैंकरों के कारण क्या हो गया, तेलीय पानी हो गया। अब जब पानी के ऊपर, आपको पता है कि तेल की जो परत है वो हमेशा पानी के ऊपर रहती है, तो अंदर जो जंतु रहते हैं पानी के अंदर, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस कारण से उन जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अगला जो कारण है वो ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या है कि वायुमंडल का जो तापमान है वो कुछ गैसों के कारण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, इन मिथेन गैस है, इन गैसों की जो संख्या है वो वायु प्रदूषण के कारण क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है वायुमंडल में। इस कारण से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ गया है, यानी वातावरण गर्म हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। और इस गर्मी के कारण क्या है कि कई जीव जंतु है वो उस गर्मी को सहन नहीं कर पाते, मर रहे हैं गर्मी के कारण। दूसरा जो कारण है कि जो बर्फीले जो स्थान है वहां से लगातार बर्फ पिघल रही है, समुद्र के स्तरों में वृद्धि हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। तो इन सब कारणों से भी जीव जंतु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा शिकार होना जो सबसे सामान्य है कि मांस के लिए, चमड़े के लिए जीव जंतुओं का शिकार किया जा रहा है। प्रदूषण, ये हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ये सब वन्य जीवों के लिए जो है हानिकारक है। इसके अलावा मानव तथा वन्य जीवों में संघर्ष होना। कई बार ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि जो आसपास के वन क्षेत्र से कई जानवर जो होते हैं वो गांव के अंदर आ जाते हैं। जैसे कोई शेर आ गया, कोई सांप आ गए, तो लोग डर के क्या करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी वन्य जीवों को हानि होती है। अब वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आप देखिए, सरकार ने कई तरह के कानून बनाए हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 1972 में एक वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, जो जो मैं चीजें पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वो आपको याद रखनी है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में एक अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम मतलब कानून बनाया गया था, ठीक है। और इसको समय के साथ में इस जीवन के अंदर इसमें कई सारे संशोधन किए गए। इसमें यही था कि भाई अगर वन्य जीवों का अवैध शिकार करवाया जाता है तो किस प्रकार से कानूनी प्रावधान है सजा के, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए। अगर इसका आप हिंदी में नाम देखेंगे तो यह प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसने क्या किया है कि अध्ययन करके जितनी भी जातियां जो विश्व के अंदर है उन सबका अध्ययन करके इन्होंने जो भी खतराग्रस्त जातियां थी उनका ये उनकी कैटेगरी बनाई और उसको एक किताब के अंदर इन्होंने सब का रिकॉर्ड बनाया है। और उस बुक को या उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक। ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाल आंकड़ों की किताब, रेड डाटा बुक, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने जो इस तरह की खतराग्रस्त जातियां हैं इनके इन्होंने जो है इनको अलग अलग 5 कैटेगरी के अंदर इन्होंने उनका वर्गीकरण किया है। सबसे पहला जो इसके अंदर है वो विलुप्त जातियां, जो इसके अंदर उन्होंने जातियों का जो विभाजन किया, वर्गीकरण किया है, उसमें सबसे पहले विलुप्त जातियां। विलुप्त मतलब जो संसार से पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, अब उसका कोई भी सदस्य है वो नहीं बचा है, ठीक है। जैसे डायनासोर, इसके आपने कई बार फिल्मों के अंदर इसको देखा होगा कि भाई डायनासोर जो है पुराने टाइम में थे लेकिन अब इसका कोई भी सदस्य नहीं है, यानी ये विलुप्त हो चुका है, पृथ्वी पर कोई भी इसका सदस्य मौजूद नहीं है।
दूसरा राइनिया, राइनिया एक तरह का पौधा है। इसके बाद में दूसरी आती है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां क्या है कि इनके कुछ ही सदस्य पृथ्वी पर अब बचे हुए हैं, और अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में ये जो जातियां हैं वो विलुप्त हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए हमारा जो राज्य पक्षी है गोंडावन, ये भी संकटग्रस्त जातियों के अंदर है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जीव है जो संकटग्रस्त जातियों के अंदर है, तो है गोंडावन। ठीक है, इसके अलावा बब्बर, शेर वगैरह, या आपको उदाहरण के रूप में परीक्षा में पूछ लेते हैं कि किन्हीं दो संकटग्रस्त जातियों के नाम बताओ, तो यहाँ पर आपको ये कैटेगरी पूरी याद रखनी है। सॉरी, यहाँ देखिए इसके बाद में अगली आती है सभेद्य जातियां। सभेद्य जातियां मतलब अ, अगर जिनका संरक्षण नहीं किया जाए तो कुछ समय बाद में संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर आ जाएगी। फिर है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां क्या है कि ऐसी जातियां जो जिनके सदस्य जो है बहुत ही कम है पृथ्वी के ऊपर, जो किसी किसी गिने चुने स्थानों पर ही आपको वो जातियां प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसे आप देखिए हिमालय भालू, विशाल पांडा, ये आपको हिमालय क्षेत्र के जंतु है जो केवल हिमालय क्षेत्र में ही आपको मिलेंगे और कहीं पर भी उसमें नहीं मिलेंगे। तो इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर है, और अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये बहुत जल्दी संकटग्रस्त जातियों में आ सकती है। इसके बाद में आती है अपर्याप्त जातियां, कि जिनके बारे में अभी तक भी उन जातियों के वितरण के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो ऐसी जातियों को अपर्याप्त जातियां कहते हैं। अब देखिए, अब सरकार ने काफी प्रयास किए हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, तो इसके अंदर किस प्रकार से उनके कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो इसके अंदर राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर बायोस्फीयर रिजर्व है, ओरण है, इनके द्वारा, इन सब प्राकृतिक क्षेत्रों के द्वारा जो है वन्य जीव और पेड़ पौधों का संरक्षण किया जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है कि पर्यावरण के साथ साथ जहाँ वन्य जीव एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक अवशेष मतलब जहाँ पर पुराने जो जीवित जीवाश्मों के अवशेष है उनका संरक्षण होता है, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, पेड़ पौधों का भी यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पशुओं की चराई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, और कोई भी प्राइवेट संस्था आकर यहाँ पर कोई अपना निजी कार्य वगैरह नहीं कर सकती, पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। कुछ भाग जो है वो पर्यटन को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो पर्यटन विभाग जो है उसका उपयोग कुछ हिस्सों के अंदर ही कर सकता है। इसमें अब देखिए भारत के अंदर कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की आपको एक टेबल दी हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी किसी के भी बारे में, और वो कहाँ पर स्थित है आपको पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन में आपको ये पूछ लेंगे किन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे राज्य के हैं, तो ये आपको नेशनल पार्क दोनों याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए अभ्यारण्यों के बारे में। अभ्यारण्य यहाँ पर ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पर शिकारों पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो शिकार पर क्या होता है, पूर्ण प्रतिबंध है, और केवल जो है निजी संस्थाओं को, जैसे कोई साइंटिफिक किसी जीव पर रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो तभी यहाँ पर इस तरह की अनुमति यहाँ पर दी जाती है, अन्यथा किसी भी संस्था को यहाँ पर अनुमति नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको सारे जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, उनके नाम आपको दिए हुए हैं। जैसे नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के अंदर हजारीबाग है, मनाली अभ्यारण्य ये आपको नाम याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, नाल ये अपने नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात के अंदर है, ये नाम आपको याद रखने। अब आपको कुछ राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी की पूरी जो टेबल है इम्पोर्टेंट है, आपको याद करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे सरिस्का, अलवर, जहाँ पर हिरण, और ये वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर मुख्य रूप से कौन से जीव वहां पर पाए जाते हैं जिनका वहां पर संरक्षण किया जा रहा है उसके बारे में देखिए।
जैसे यहाँ पर ताल छापर चुरू, ये इम्पोर्टेंट है जो तुमको कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये काले हिरणों के लिए है, घड़ियालों के लिए जवार सागर कोटा है। इसके बारे में पिछले परीक्षा में भी इसके बारे में पूछा जा चुका है। उड़न गिलहरियों के लिए सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर है। रीछ के लिए तो ये उड़न गिलहरी, एक ये जंगली मुर्गे जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। वैसे तो पूरी की पूरी टेबल आपकी जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये जंगली मुर्गे, काला हिरण, घड़ियाल, उड़न गिलहरी, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कौन से अभ्यारण्य के अंदर है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर ये ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, जैसे कोई भी जीव जंतुओं पर या वहाँ के पर्यावरण के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो उन वैज्ञानिकों को वहाँ पर पूर्ण रूप से परमिशन दी जाती है। और 128 देशों में 669 बायोस्फीयर है, जिसमें से भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व कितने, 18, ये आपको याद रखना है। और पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो 1986 में अस्तित्व में आया था, नीलगिरी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे राजस्थान के अंदर, देखिए कौन सा है, थार का रेगिस्तान, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, और कम से कम आपको 2 या 3 उदाहरण आपको इसमें याद रखने हैं। जैसे नंदा देवी है, नीलगिरी, नीलगिरी जो पहला था ये कहाँ पर है, केरला, कर्नाटक और केरल में। ठीक है, काजीरंगा कहाँ पर है, असम के अंदर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरवन, ये आपको याद रखने हैं नाम। और हमारा जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो आज के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम जल संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।